इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं फ्रीबीज के बारे में, रेवड़ी कल्चर के बारे में। सोप्स फॉर वोट्स। सोप, इस सोप का मतलब होता है जैसे बच्चा रो रहा है तो आपने क्या किया, उसे झुनझुना पकड़ा दिया। तो वही जो मतदाता है उसे खुश करने के लिए, वोटर को लुभाने के लिए कोई छोटी मोटी चीज़ बांट बांट दी तो उसको कहेंगे हम सोप। सोप्स फॉर वोट्स, तो वोट पाने के लिए राजनेताओं के द्वारा या पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा जो सोप्स बांटे जाते हैं, जो फ्री आइटम्स बांटे जाते हैं। प्रॉमिसिंग गिफ्ट्स इन रन अप टू पोल्स। देखो, रन अप टू समथिंग, रन अप का मतलब होता है किसी महत्वपूर्ण इवेंट से पहले का समय। चुनाव के पहले वादे करते हुए, गिफ्ट्स देने के वादे जो किए जाते हैं, है ना। प्रॉमिसिंग गिफ्ट्स इन रन अप टू पोल्स, नॉट वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है ये जो समाज कल्याण है ना, इसको हम बोलते हैं वेलफेयर। तो यहाँ ये मतलब हुआ कि वेलफेयर का मतलब आप कह सकते हो एक तरह की हेल्प जो दी जाती है, खासकर पैसे के रूप में जो हेल्प राज्य के द्वारा लोगों को दी जाती है, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो हेल्प दी जाती है, उसे हमने कहा वेलफेयर। चुनाव के पहले वेलफेयर की बजाय गिफ्ट्स देने के जो प्रॉमिस किए जाते हैं, ये मुख्य मुद्दा है। इज़ द रियल फ्रीबी इशू। फ्रीबी से जुड़ा हुआ जो मुख्य मुद्दा है वो ये है, ठीक है भाई। ये चेक करना ठीक तरह से कि जो बात कही गई है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा वो वेलफेयर के अंतर्गत आती है या फिर वो एक तरीके के गिफ्ट्स के अंतर्गत आती है। आफ्टर कंसीडरिंग, कंसीडर का मतलब होता है विचार करना। द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सपर्ट बॉडी। आफ्टर कंसीडरिंग द फॉर्मेशन, इस बात पर विचार करने के बाद, किस बात पर विचार किया गया? द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सपर्ट बॉडी, कि विशेषज्ञ लोगों का एक समूह बनाया जाए। टू एग्जामिन, इस बात की जांच करने के लिए। द इश्यूज़, उन इश्यूज़ की, उन मुद्दों की जांच करने के लिए जो कि संबंधित हैं, रिलेटिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज़, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी से जो संबंधित हैं। प्रॉमिसिंग फ्री गुड्स, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा फ्री गुड्स का मतलब है सामान, फ्री गुड्स देने के जो वादे किए जाते हैं, है ना, मतदाताओं को फ्री गुड्स, फ्री सामान देने के जो वादे पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा किए जाते हैं, है ना, इन मुद्दों की जांच करने के लिए। इन देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो का मतलब होता है चुनावी घोषणा पत्र। तो कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ कि अपने चुनावी घोषणा पत्रों में मतदाताओं को मुफ्त सामान देने का वादा करने वाले राजनीतिक दलों से संबंधित जो मुद्दे हैं उनकी जांच के लिए एक स्पेशल पैनल के गठन पर विचार करने के बाद द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड, द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड इट्स हैंड एंड रेफर्ड द इशू टू अ 3 जज बेंच। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? स्टे इट्स हैंड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को अभी भी अपने पास बनाए रखा है। एंड रेफर्ड द इशू टू अ 3 जज बेंच, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, फिलहाल ये जो पूरा की पूरा मुद्दा है इस पे स्टे लगाते हुए क्या किया है, इस पूरे मामले को 3 जज बेंच के पास भेज दिया है ना, कि भाई इसको और अच्छी तरीके से देखा जाए इस पूरे मुद्दे को, ठीक है। ऑल्सो रिफर्ड फॉर डीपर कंसिडरेशन इज द करेक्टनेस। ऑल्सो रिफर्ड, डीपर कंसिडरेशन का मतलब है और गहरा चिंतन करना, है ना, डीपर कंसिडरेशन का मतलब है। तो एक और बात है जो कि गहरे चिंतन के लिए कही गई है, ऑल्सो रिफर्ड, है ना, यानी कि इस बात को भी रिफ़र किया गया है कि भाई इस बात पर भी विचार किया जाए। क्या बात है वह? द करेक्टनेस ऑफ एन अर्लियर जजमेंट। अर्लियर जजमेंट का मतलब हुआ पूर्व फैसला, कि क्या हुआ था, एक पूर्व फैसला अदालत के द्वारा दिया गया था, इसकी करेक्टनेस को भी जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो क्या था वो पूर्व फैसला और
किस मामले में दिया गया था? इन एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु 2013। 2013 में एक केस अदालत के सामने आया था, एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु। तो इस केस के संबंध में जो फैसला दिया गया था वो कितना करेक्ट है, इस बात की जांच की जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये जो 2013 का फैसला था, विच रूल्ड, इसमें ये फैसला दिया गया था, रूल का मतलब है फैसला देना, दैट मेकिंग प्रोमिसेस वादे करना इन अ मैनिफेस्टो, कि चुनावी घोषणा पत्र में वादे करना वुड नॉट अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू अ करप्ट प्रैक्टिस का मतलब हुआ एक तरीके से भ्रष्ट आचरण। तो 2013 के इस फैसले में ये कहा गया था कि 2013 के फैसले में ये बात कही गई थी कि चुनावी घोषणा पत्र में वादे करना भ्रष्ट आचरण के बराबर नहीं होगा, ये बात कही गई थी। यानी कि चुनावी घोषणा पत्र में पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा जो बातें कही जाती हैं, जो प्रॉमिस किए जाते हैं, वे करप्ट प्रैक्टिस नहीं माने जाएंगे। तो क्या ये करेक्ट है, ये जो फैसला दिया गया था, इसको एक बार फिर जांचा जाए। द प्रोसीडिंग्स बिफोर अ बेंच, प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्यवाही, है ना, अदालत की जो कार्यवाहियाँ होती हैं ना उसको। द प्रोसीडिंग्स बिफोर अ बेंच हेडेड बाय का मतलब है यहाँ पे जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? द नाउ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमणा। अब देखो ये जो पूरा की पूरा मामला है फ्रीबीज से जुड़ा हुआ, इसकी अध्यक्षता की जा रही थी, अब रिटायर्ड हो चुके हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमणा के द्वारा, ठीक है। इसकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी। तो पिछले सप्ताह इस संबंध में क्या हुआ? ऑफर्ड, पिछले सप्ताह इस पूरे मैटर में ये जो एन.वी. रमणा की बेंच है इसने प्रदान किया, ऑफर का मतलब है कहना, देना, प्रदान करना। ऑफर्ड क्रूशियल पर्सपेक्टिव, क्रूशियल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, और पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण, ठीक है। क्रूशियल पर्सपेक्टिव, पहलू, है ना, ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ वेलफेयरिज्म का मतलब हो गया एक तरीके से ये जो कल्याणकारी चीज़ें हैं, आपकी कल्याणकारी योजनाएं हैं। सोशलिज्म, समाजवाद, एंड प्री इलेक्शन प्रोमिसेस ऑफ फ्रीबीज, और प्री इलेक्शन प्रोमिसेस, चुनाव पूर्व जो फ्रीबीज के वादे किए जाते हैं। तो ये जो वेलफेयरिज्म है, सोशलिज्म है, और चुनाव पूर्व जो वादे किए जाते हैं, इनसे जुड़ी हुई जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है ना, यानी कि ये जो पूरे क्या राजनीतिक समीकरण होते हैं, इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें एन.वी. रमणा की बेंच के द्वारा कही गई। ओवर द फ्यू हियरिंग्स, ओवर द फ्यू का मतलब होता है टोटल, है ना। ओवर द फ्यू हियरिंग्स यानी कि फ्रीबीज से संबंधित मुद्दे को लेकर जितनी भी सुनवाइयाँ अब तक हुई हैं, द बेंच मूव्ड, तो उन सुनवाइयों में हमने क्या देखा, जो बेंच है, बेंच का मतलब होता है पीठ। द बेंच मूव्ड फ्रॉम वैग का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट, मूव्ड फ्रॉम वैग रेफरेंसेस टू फ्रीबीज टू मेकिंग रैशनल डिस्टिंक्शंस। तो देखो ये जो पीठ है, इस पीठ ने जो है प्रोग्रेस की है, और इस पीठ ने जो है क्लियर किया है किस चीज़ को? वैग रेफरेंसेस टू फ्रीबीज, कि वैग का मतलब है अनक्लियर, अस्पष्ट, फ्रीबीज के संबंध में जो एक अनक्लियर बात हमें नज़र आती है ना, कि भाई क्या फ्रीबीज है और क्या फ्रीबीज नहीं है ना, टू मेकिंग रैशनल डिस्टिंक्शंस। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, तर्कपूर्ण, डिस्टिंक्शन का मतलब है अंतर, या फिर आप कह सकते हो भेद, बिटवीन वेलफेयर स्कीम्स, तो कुल मिला के जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, एंड सोशियो इकोनॉमिक कंसेशंस ऑन द वन हैंड का मतलब होता है एक और। आप जब दो वाक्य बोलते हो और कहते हो ना एक और, तो ये कंडीशन है और दूसरी ओर ये कंडीशन है, तो इसके लिए हम बोलते हैं ऑन द वन हैंड। तो ये जो सामाजिक आर्थिक कंसेशन दिए जाते हैं, कंसेशन का मतलब होता है एक तरीके से छूट देना, है ना। तो जो सामाजिक आर्थिक तरह की जो सब्सिडीज़ लोगों को दी जाती है, कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए चलाई जाती हैं, तो एक तो ये बातें हैं, और दूसरी बातें हैं फ्रीबीज, है ना, जो अनक्लियर होती हैं। तो इनमें
अंतर को स्थापित करने की कोशिश की बेंच ने। एंड पोल टाइम अनाउंसमेंट, और चुनाव के समय जो घोषणाएं की जाती हैं, ऑफ मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स का मतलब हुआ भौतिक वस्तु या ये जो भौतिक सामान होते हैं ना, जैसे कि लैपटॉप बांट दिए, टीवी बांट दी। एंड आइटम्स एज इंसेंटिव्स टू वोट। इंसेंटिव का मतलब होता है एक तरीके से प्रोत्साहन किसी चीज़ के लिए ना, जो दिया जाता है। तो कुल मिला के बेंच ने ये बात कही है कि वोट के लिए ये जो प्रोत्साहन है कि चुनाव के समय पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, मटेरियल गुड्स देने का वादा करती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनको आप बिल्कुल फ्रीबीज कह सकते हो। और ये जो आपकी योजना है, तो कुल मिला के वास्तविक कल्याणकारी योजनाएं क्या हैं और वास्तविक फ्रीबीज क्या हैं, इनमें काफ़ी हद तक डिफरेंस स्थापित करने की कोशिश बेंच ने की। दिस क्लैरिटी इटसेल्फ वाज लैकिंग इन द इनिशियल स्टेज। तो ये जो स्पष्टता है, लेक का मतलब है कमी होना, इन द इनिशियल का मतलब है शुरुआती। तो शुरुआती चरण में ये जो क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी ही बिल्कुल क्लियर नहीं थी, है ना, ये स्पष्टता नहीं थी। एज, जैसा कि हम क्या देखते थे, ऑमनीबस रेफरेंसेस टू फ्रीबीज एंड रैलरी अगेंस्ट। रैलरी का मतलब है विरोध करना, रैलरी का मतलब एक तरीके से मजाक उड़ाना, है ना, यानी कि मजाक उड़ाते हुए आप किसी का विरोध कर रहे हो, है ना, एक तरीके से मजाक उड़ा रहे हो। रैलरी अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज फॉर देयर अप्रोच टू वेलफेयर डोमिनेटेड द डिस्कोर्स। यहाँ पे डिस्कोर्स का मतलब है पूरा घटनाक्रम, और डोमिनेट, मान लो कोई चीज़ डोमिनेट करती है तो इसका मतलब है वो ज़्यादा प्रभावी है, उसका महत्व ज़्यादा है। ओमनीबस का मतलब होता है सभी को इंक्लूड करते हुए, सर्वग्राही। ओमनीबस रेफरेंसेस टू फ्रीबीज एंड रैलरी अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज। तो अब तक हम क्या देख रहे थे, जो राजनीतिक पार्टीज़ हैं ना, वो राजनीतिक पार्टीज़ अपना जो भी दृष्टिकोण अपनाती थी, यानी कि मान लो कोई राजनीतिक पार्टी है और वेलफेयर से संबंधित वो कोई बात करती थी, तो उसे भी, उसका भी रैलरी की जाती थी, उसका मजाक उड़ाया जाता था, और उसे भी फ्रीबीज के अंतर्गत ही काउंट किया जाता था। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा था, इसमें यही बात डोमिनेट कर रही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा कुछ भी कहा जाता था, यानी कि भले ही वो बात कल्याणकारी योजना से संबंधित हो सकती थी, लेकिन उसका जो है मजाक उड़ाया जाता था, उन सबको जो है फ्रीबीज के अंतर्गत माना जाता था। Those who have approached the court against irrational promises, यानी कि वे लोग जो कि कोर्ट गए हैं, है ना, कोर्ट को अप्रोच करने का मतलब है आप कोर्ट में पहुंचे हो, आपने कोई याचिका कोर्ट में लगाई है। इरेशनल का मतलब है जो लॉजिकल नहीं है, प्रोमिसेस, वादे। फाउंड सपोर्ट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, तो वे लोग जिन्होंने की अदालत में ये जो इरेशनल प्रोमिसेस पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा किए जाते हैं, इनके खिलाफ अपील की, तो इन लोगों को यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिला। फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फॉलोइंग का मतलब है का अनुसरण करते हुए, के बाद में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, मेकिंग पब्लिक कमेंट्स, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से कुछ कमेंट्स किए थे, और उन कमेंट्स के करने के बाद उन कमेंट्स में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिसअप्रूव का मतलब है किसी चीज़ को अपनी सहमति नहीं देना, ऑफ द फ्री बी कल्चर। तो ये जो फ्री बी कल्चर है, यानी कि वही रेवड़ी कल्चर जो है, इसकी आलोचना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान की थी। तो उसके बाद में सरकार ने जो स्टैंड लिया है वो कोई आश्चर्यजनक नहीं है। द गवर्नमेंट स्टैंड का मतलब है आपका क्या पक्ष है, आपका क्या दृष्टिकोण है, इज नो सरप्राइज। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्रीबीज के संबंध में जो कमेंट्स किए थे पब्लिकली, यानी कि उन्होंने कहा था फ्रीबीज की, उन्होंने जो है आलोचना की थी। तो कुल मिला के जब नरेंद्र मोदी जो है फ्रीबीज की आलोचना कर चुके थे, तो सरकार ने उन लोगों का पक्ष लिया है ना, जिन्होंने याचिका लगाई है अदालत में कि साहब ये इरेशनल प्रोमिसेस गलत है। तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, सरकार को तो फिर ऐसा करना ही था। हाउएवर, हालांकि
द गवर्नमेंट वॉज रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है विलिंग ना होना, राजी ना होना, अनिच्छुक होना, टू एग्जामिन द इशू थ्रू डिस्कशंस। देखो शुरुआत में क्या हुआ था, ये सुझाव भी देखने को मिला था कि भाई क्या करे सरकार, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठे और इस फ्रीवीज के मुद्दे पे चर्चा करे और इसको सुलझा ले। तो सरकार जो है इस बात के लिए ये अनिच्छुक थी, सरकार राजी नहीं थी परीक्षण करने के लिए इस इशू का, थ्रू का मतलब है के माध्यम से, डिस्कशंस अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज़, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में डिस्कशन के माध्यम से इस मुद्दे की जांच करने के लिए सरकार राजी नहीं थी। एंड फेवर्ड, और सरकार ने इस बात का समर्थन किया, इस बात का फेवर किया सरकार ने, अ जुडिशियली अपॉइंटेड पैनल, कि न्यायिक रूप से एक पैनल अपॉइंट किया जाए, नियुक्त किया जाए। पैनल का मतलब होता है एक्सपर्ट लोगों का समूह। तो सरकार ये चाहती थी कि भाई फ्रीबीज के मुद्दे को डील करने के लिए न्यायिक रूप से एक पैनल जो है उसको अपॉइंट किया जाए। बट लेकिन सच अ पैनल में नॉट अचीव मच, लेकिन यहाँ पे अब एडिटोरियल हमें बताना चाह रहा है कि इस तरह का जो पैनल है, सच अ पैनल, शायद नॉट अचीव मच, कि शायद इस तरह का जो पैनल है वो ज़्यादा कुछ हासिल न कर पाए। मोस्ट पार्टीज़, अधिकांश जो पार्टीज़ हैं वे इस बात का विरोध करती हैं। एनी फैटर, देखो फैटर का मतलब होता है जो आपकी हथकड़ियाँ होती हैं, बेड़ियाँ होती हैं, उनको फैटर बोलते हैं। दूसरा मतलब फैटर का कि कोई भी चीज़ जो आपकी प्रोग्रेस को रोकती है, जो आपको जकड़ लेती है, उसको बोलते हैं फैटर। मोस्ट पार्टीज अपोज एनी फैटर्स ऑन देयर राइट टू अपील टू वोटर्स। तो ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या समझती हैं, वे इस बात को अपना अधिकार समझती हैं कि भाई हमारा वोटर से अपील करने का अधिकार है, थ्रू के माध्यम से, थ्रू मीन्स ऑफ देयर चॉइस, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो चॉइस है, यानी कि वे अपनी चॉइस के हिसाब से वोटर्स का वोट पाने के लिए अपील कर सकती हैं, ये उनका अधिकार है। इफ़ इलेक्टेड, कि मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने वोटर्स से कह सकती है कि यदि हम चुने जाते हैं, यूज़ देयर मैंडेट। तो पॉलिटिकल पार्टीज ये मानती हैं कि वे उनके जनादेश का, भाई मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी से उसको इलेक्ट कर लिया गया, चुन लिया गया, यानी कि उसको मैंडेट मिल गया। मैंडेट का मतलब होता है जनादेश। तो पॉलिटिकल पार्टीज ये मानती हैं कि भाई ये हमारा राइट है कि हमें जो जनादेश मिला है हम उस जनादेश का प्रयोग करते हुए, टू डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है वितरित करना, फाइनेंसेस का मतलब है एक तरीके से जैसे पैसे बांटना या पैसों के रूप में लोगों की मदद करना, एंड रिसोर्सेस एज दे डीम फिट, डीम का मतलब होता है मानना। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये लगता है एज दे डीम फिट, इफ़ यू डीम फिट समथिंग, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको ठीक लगता है, जो आपको उचित लगता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जिस बात को ठीक मानती हैं, सत्ता में आने के बाद वे उस हिसाब से क्या कर सकती हैं, जनादेश का प्रयोग करते हुए जो भी संसाधन है और पैसा है उसको जो है अपनी चॉइस के हिसाब से बांट सकती हैं। और इस पर अगर किसी तरह का बंधन लगाया जाता है ना, इस पर किसी भी तरह का अगर फैटर उनको दिखाई देता है तो वे उसका विरोध करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है बशर्ते। सब्जेक्ट टू का मतलब है कि भाई आप ऐसा कर सकते हो लेकिन ये इस बात के अधीन है, यानी कि उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको स्वतंत्रता दी गई है संविधान के द्वारा। सब्जेक्ट टू का मतलब है कि कंडीशन ये है बशर्ते कि आप किसी की स्वतंत्रता में बाधा न डालो। सब्जेक्ट टू लॉ एंड लेजिस्लेटिव अप्रूवल, कि मान लो कोई पार्टी सत्ता में आई और वह सत्ता में आने के बाद कानूनी रूप से और लेजिस्लेटिव अप्रूवल का मतलब हुआ सहमति, लेजिस्लेटिव अप्रूवल का मतलब हुआ विधानसभा की सहमति। देखो लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है कानून निर्मित करने वाली सभा। तो आपकी विधानसभा है, संसद है, इनको आप क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे लेजिस्लेटिव बॉडी। तो मान लो कि भाई लेजिस्लेटिव बॉडी की तरफ से भी अप्रूवल मिल जाता है और कोई बात कानून के तहत है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगता है कि भाई हम जो हैं
फाइनेंसेस और रिसोर्सेस का प्रयोग कर सकते हैं और इसको जनता में वितरित कर सकते हैं। और अगर इस पर किसी भी तरह की रोक लगती है तो उन्हें ये बात जो है फैटर की तरह महसूस होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी प्रोग्रेस को रोका जा रहा है ना, उनको ये बात जकड़न की तरह महसूस होती है। देयरफॉर, इसलिए इट इज़ नो सरप्राइज, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, दैट द बेंच हैज़ इंक्लूडेड इन इट्स रेफरेंस, कि जो बेंच है, जो पीठ है, उसने अपने रेफरेंस में इस बात को इंक्लूड किया है, यानी कि बेंच की तरफ से इस मुद्दे पे जो बात कही गई है उसमें इस बात को इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चंस ऑन द स्कोप ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन इन द मैटर, ऑन द स्कोप ऑफ, ऑन द स्कोप ऑफ का मतलब हुआ कि भाई क्या गुंजाइश है, संभावना है, ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन का मतलब है न्यायिक दखलंदाजी, न्यायिक हस्तक्षेप इन द मैटर। तो कुल मिला के बेंच की तरफ से इस बात के लिए भी जो है रेफरेंस दिया गया है, क्वेश्चंस है ना, कि भाई इस तरह के सवाल, कि क्या क्वेश्चंस ऑन द स्कोप ऑफ, इस तरह के सवाल जो है सामने आए हैं कि न्यायिक हस्तक्षेप क्या इस मैटर में किया जा सकता है, एंड वेदर, और कि क्या एनी इनफोर्सिएबल, इनफोर्सिएबल का मतलब है जैसे मैं कहूँ कि ये ऑर्डर इनफोर्सिएबल है, इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑर्डर को सभी को मानना पड़ेगा, उसे कहेंगे इनफोर्सिएबल, है ना। ऑर्डर कैन बी पास्ड, है ना। तो कुल मिला के इस बात को भी देखा जाना चाहिए कि क्या जुडिशियल इंटरवेंशन इस मैटर में किया जा सकता है और क्या कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जा सकता है जो कि सभी को ओबे करना हो, यानी कि जिसे सभी ओबे करें। द टू जज बेंच जजमेंट इन 2013, 2 सदस्यीय पीठ ने 2013 में जो फैसला दिया था, उस फैसले में इस पीठ ने परीक्षण किया था किस चीज़ का, द इशू, है ना, ये जो फ्रीबी से जुड़ा हुआ है मुद्दा, उस इशू का। इन द बैकड्रॉप ऑफ, इन द बैकड्रॉप ऑफ का मतलब है कि इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, ऑफ द डीएमके कमिंग टू पावर इन 2006, कि देखो 2006 में डीएमके जो है पावर में आई थी, ऑन अ प्रॉमिस, है ना, इस वादे के साथ, टू डिस्ट्रीब्यूट टेलीविज़न सेट्स, यानी कि डीएमके ने 2006 में ये वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम क्या करेंगे, टेलीविज़न सेट्स जो हैं वो गरीब लोगों को वितरित करेंगे, एंड इम्प्लीमेंटिंग इट, और सत्ता में आने के बाद में उन्होंने इस प्रॉमिस को जो है लागू भी किया ना, इम्प्लीमेंट किया गया, लागूकरण किया गया। तो इस पूरे मुद्दे को 2013 में जो है देखा गया था। इट रूल्ड, तो उस समय 2013 की जो पीठ थी उसने ये फैसला दिया था दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बेंच 2013 में जो फैसला बेंच के द्वारा दिया गया था, तो उस समय बेंच ने ये कहा था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वे इस बात को परमिट करते हैं, इस बात को अलाउ करते हैं कि इस तरह की स्कीम्स पॉलिटिकल पार्टीज ला सकती हैं, कि सच स्कीम्स एंड दैट स्पेंडिंग ऑफ पब्लिक फंड्स ऑन देम, कि इस तरह की योजनाएं, यानी कि ये जो टेलीविज़न सेट्स बांटने जैसी योजनाएं हैं, इस तरह की योजनाएं, और इस तरह की योजनाओं पर पब्लिक फंड को खर्च करना, स्पेंड का मतलब होता है खर्चा करना, ऑन देम कुड नॉट बी क्वेश्चनड, इस पर सवाल नहीं किए जा सकते, इफ़ इट वाज बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन का मतलब है आधारित होना, एप्रोप्रिएशन। देखो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है आपने किसी पर्टिकुलर काम के लिए पैसा अलग निकाल के रख दिया, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, यानी कि अगर विधानसभा के द्वारा जो है किसी पर्टिकुलर काम के लिए पैसा निर्धारित किए कर दिया जाता है ना, तो वह जो है कानूनी सीमाओं में रहते हुए किया जाता है। तो इस तरह से जो पैसा खर्च किया जाता है इस तरह की योजनाओं के लिए, गरीबों के लिए, तो इस पर सवाल नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि भाई ये जो है लेजिस्लेचर के माध्यम से हुआ है, ठीक है, विधानसभा के माध्यम से हुआ है। अप्रोप्रिएशंस पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, कि भाई विधानसभा ने किसी पर्टिकुलर काम के लिए कोई पैसा जो है वो निर्धारित कर दिया और उस पैसे के माध्यम से
उस पैसे को खर्च करते हुए, पब्लिक के लिए खर्च करते हुए उसको खर्च किया जाता है। तो ये क्या है, एक तरीके से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आएगा। ये बात 2013 में बेंच ने कही थी। इट ऑल्सो कंक्लूडेड, 2013 में जो बेंच थी उसने ये भी, है ना, कंक्लूड का मतलब एक तरीके से निष्कर्ष देना, दैट पोल प्रोमिसेस बाय अ पार्टी कुड नॉट बी टर्म्ड अ करप्ट प्रैक्टिस, कि जो चुनावी वादे किसी पार्टी के द्वारा किए जाते हैं, कुड नॉट बी टर्म का मतलब होता है करार देना, अ करप्ट प्रैक्टिस, चुनावी वादे जो कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किए जाते हैं, इन्हें हम भ्रष्ट आचरण करार नहीं दे सकते। दैट बेंच हैड ऑल्सो रिजेक्टेड, 2013 की जो बेंच थी उसने इस बात को भी खारिज कर दिया था, हैड ऑल्सो रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट, इस आर्ग्यूमेंट को, इस लॉजिक को भी 2013 की बेंच ने खारिज कर दिया था। क्या लॉजिक? दैट गिविंग बेनिफिट्स टू एवरीवन, दैट इज द पुअर एंड द वेल ऑफ। देखो, द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, और द वेल ऑफ का मतलब होता है सुविधा संपन्न लोग। वुड वॉयलेट द इक्वलिटी नॉर्म इन आर्टिकल 14। देखो, आर्टिकल 14 जो है वो आपको समानता का अधिकार देता है। 2013 में जब बेंच ने ये मामला देखा था और इस मामले में अपना फैसला दिया था, तो उस समय एक आर्ग्यूमेंट अदालत के सामने रखा गया था कि सभी को एक समान रूप से फ़ायदा देना, चाहे वो गरीब है और चाहे वो संपन्न है, द पुअर एंड द वेल ऑफ, कि चाहे गरीब है व्यक्ति चाहे संपन्न है, अगर सभी को समान रूप से बेनिफिट्स दिए जाते हैं तो इससे समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। उदाहरण के तौर पे आप इस बात को देखो कि मान लो रिजर्वेशन दिया जाता है, मान लो किसी पर्टिकुलर फील्ड में एससी और एसटी कम्युनिटी को 10% का रिजर्वेशन दिया गया, ओबीसी को भी 10% का रिजर्वेशन दिया गया, और जनरल कैटेगरी को भी 10% का रिजर्वेशन दिया गया, यानी कि सभी को समान रूप से रिजर्वेशन दिया गया। तो फिर दोबारा से अनइक्वलिटी स्थापित कर दिया आपने। भाई, रिजर्वेशन हम क्यों देते हैं? इक्वलिटी लाने के लिए। हम ये मान के चलते हैं कि भाई जो गरीब लोग हैं या एक पर्टिकुलर जाति के जो लोग हैं वे सामान्य जाति के लोगों से पिछड़े हुए हैं, तो इक्वलिटी लाने के लिए हमने इस रिजर्वेशन के कंसेप्ट को जो है लेके आए हैं, इस रिजर्वेशन के कंसेप्ट को। अब अगर आपने सभी को रिजर्वेशन दे दिया तो फिर आपने इनइक्वलिटी ला दी, फिर समानता कहाँ हुई? तो ये लॉजिक 2013 में अदालत के सामने रखा गया था कि अगर गरीब और संपन्न सभी लोगों को एक समान रूप से ये बेनिफिट्स दिए जाते हैं तो इसके माध्यम से आर्टिकल 14 जो कि समानता के अधिकार की बात करता है, इसका उल्लंघन होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, व्हेन इट केम टू स्टेट लार्जेस्ट। देखो, लार्जेस्ट का मतलब है यहाँ पे उदारतापूर्ण व्यवहार। राज्य के द्वारा जो उदारतापूर्ण व्यवहार किया जाता है ना, जिसके तहत राज्य जो है कल्याणकारी योजनाएं चलाता है ना, मनी के रूप में कुछ हेल्प देता है। तो व्हेन इट केम टू स्टेट लार्जेस इट सेड द रूल अगेंस्ट ट्रीटिंग अनइक्वल्स एज इक्वल्स वुड नॉट बी एप्लीकेबल। तो कुल मिला के राज्य की तरफ से लोगों के प्रति अगर उदारता दिखाई जाती है, यहाँ पे इट आया है 2013 की बेंच के लिए। तो 2013 की बेंच ने ये कहा था कि राज्य की तरफ से अगर किसी तरह की उदारता दिखाई जाती है तो वो सबके लिए एप्लीकेबल होगी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। द रूल अगेंस्ट ट्रीटिंग अनइक्वल्स एज इक्वल्स वुड नॉट बी एप्लीकेबल, है ना। तो ये रूल जो है लागू नहीं होगा। कौन सा रूल? अगेंस्ट ट्रीटिंग अनइक्वल्स एज इक्वल्स, असमान लोगों को समान लोगों के समकक्ष मानना, ये रूल जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। डज दिस अमाउंट टू का मतलब है इक्वल टू, इम्प्लाइंग, इम्प्लाई का मतलब होता है अंतर्निहित होना। अंतर्निहित का मतलब है कि भाई ये जो लॉजिक हम दे रहे हैं इस लॉजिक में ये बात छिपी हुई है, इस लॉजिक में ये बात समाहित है। डज दिस अमाउंट टू का मतलब है इक्वल टू, बराबर होना। दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन ओवरराइड, ओवरराइड का मतलब है
से अधिक महत्वपूर्ण होना, बी मोर इम्पोर्टेंट देन समथिंग। ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स का मतलब है आपके मौलिक अधिकार। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या डज दिस अमाउंट टू, कि कुल मिला के 2013 की बेंच के द्वारा जब ये बात कही गई थी कि राज्य की तरफ से जो लार्जिस जो उदारतापूर्ण व्यवहार किया जाता है तो वहाँ पे इक्वल अनइक्वल को नहीं देखा जाएगा और सभी को समान रूप से बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब एडिटोरियल आगे सवाल खड़ा करता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वे फंडामेंटल राइट्स से अधिक महत्वपूर्ण है। ये बात ही है ना, इसी बात को जो है आर्ग्यू किया गया था याचिकाकर्ताओं के द्वारा, इसी बात को याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो है आर्ग्यू किया गया था। दिस टू अवेट्स एग्जामिनेशन, और इसी बात का अब जो है परीक्षण होना है। अवेट का मतलब है कि भाई इस बात का इंतजार है, एग्जामिनेशन, दिस टू इसका भी, यानी कि इसका भी परीक्षण हो, इस बात का इंतजार है। तो कुल मिला के आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये लास्ट में हमने जो चर्चा की ना, लास्ट मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि मान लो आप सभी को एक समान रूप से फ़ायदा पहुँचा रहे हो, तो ये सभी को एक समान रूप से फ़ायदा पहुंचाना है, तो इसमें कहाँ हुआ कि भाई गरीब का भला कहाँ हुआ? ये तो आप सभी का भला कर दिया आपने, गरीब अमीर सभी को एक साथ ट्रीट कर दिया आपने ना, इक्वल अनइक्वल की आपने कोई बात ही नहीं छोड़ी। राज्य के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं वो किसके लिए चलाई जाती हैं? गरीब लोगों के लिए चलाई जाती हैं, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो हैं उनके लिए चलाई जाती है, ताकि वे कुछ हद तक जो संपन्न लोग हैं उनके बराबर आ सकें ना, कुछ हद तक बराबर आ सकें। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी सुविधाएं दे रहे हो जो कि गरीब और अमीर सबके लिए समान रूप से लागू हैं, तो फिर ये जो इनइक्वालिटी वो समाप्त कहाँ हुई है ना, ये बात है मेन, है ना। और आर्टिकल 14 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 14 कहता है कि आर्टिकल 14 आपको समानता का अधिकार देता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो अभी मुद्दा है पूरा की पूरा, इसका भी अभी ठीक तरह से परीक्षण होना है।